स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ अमन, हाजिर हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। दिन भर की भागम भाग के बीच अगर आपसे छूट गई हैं खबरें तो इस आधे घंटे में हमारे 24 रिपोर्टर लेकर आ रहे हैं दिन भर का हाल। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। चौबीस घंटे 24 रिपोर्टर की शुरुआत दहशत की दो तस्वीरों से। दिल्ली से सटे नोएडा और मुंबई में बेलगाम अपराध और अपराधियों की ये तस्वीरें हैं। नोएडा में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी की इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी बिना किसी खौफ के गोली मारकर बीच बाजार में आराम से निकल गया। ये वीडियो 1 जून का है तो दूसरा वीडियो भी सीसीटीवी का है। इसमें एक पब में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर गुंडे ने गोली चला दी। सबसे पहले आगे देखिए नोएडा की पूरी कहानी। यूपी के नोएडा में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी बिना किसी खौफ के गोली मारकर बीच बाजार में आराम से निकल गया। ये वीडियो 1 जून का है। 1 जून को नोएडा के भीड़ भाड़ वाले अट्टा मार्केट में आहूजा फर्नीचर नाम का शोरूम चलाने वाले नवीन आहूजा को गोलियां मारने की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है। इस फुटेज में साफ तौर पर आरोपी शिबू अवाना गोली मारते हुए दिख रहा है। तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है कि गोलियां मारने के बाद आरोपी खुलेआम हाथ में पिस्टल लहराते हुए निकल गया। पुलिस ने 4 जून को आरोपी शिबू अवाना को आखिरकार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नवीन फिलहाल नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती है। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि आरोपी अपनी दुकान खाली करवाना चाहता था और इसलिए उसने नवीन आहूजा को गोली मारी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसका खुलासा 30 तारीख को हुई एक घटना से होता है। 30 तारीख की घटना मुंबई के अंधेरी इलाके के क्लब स्केप की है, जहां एक पब में महिला अपने पुरुष मित्र के साथ में आती है। उसी दौरान विक्रम कुमार का एक 50 वर्षीय पुरुष भी यहां पर पहुंचता है, जो महिला के साथ छेड़खानी करता है। महिला इस छेड़खानी का विरोध करती है और इसकी शिकायत पब के मैनेजर से करती है। पब का मैनेजर इस पूरे वातावरण को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान जो विक्रम कुमार आरोपी है वो अपने मोजे में छिपाए हुए रिवॉल्वर को बाहर निकालता है और विक्रम कुमार रिवॉल्वर से गोली चलाता है और मैनेजर के पैर में गोली लगती है। पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए विक्रम कुमार को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मुंबई में भी महिलाएं सुरक्षित हैं? नितिन गडकरी के आपराधिक मानहानि के मुकदमे में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि अदालत ने इससे पहले नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल को सुलह का मौका भी दिया था, लेकिन दोनों ने सुलह करने से साफ इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ बोला कि जो उन्होंने बोला है वो सोच समझ के सबूतों के आधार पर, और इसको वो अदालत में प्रूव करेंगे। अरविंद केजरीवाल को अब इस मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान साबित करना होगा कि उन्होंने नितिन गडकरी के ऊपर जो आरोप लगाए थे वो सही थे, और अगर वो नहीं साबित कर पाते तो अदालत इस मामले में उनको दोषी करार देकर सजा भी सुना सकती है। केजरीवाल के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट में क्या क्या हुआ, ये देखते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मामला खत्म कर सकते हैं। आप दोनों ही जाने माने राजनेता हैं। आप दोनों का वक्त देश के लिए बेहद कीमती है। मैं ईमानदार नेता हूँ। इन्होंने मेरे खिलाफ गलत बोला था। अगर ये माफी मांग लें तो मैं केस खत्म करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये आरोप वापस लें तो भी केस खत्म करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास सबूत हैं, लिहाजा मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा। मेरी गडकरी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। अगर केजरीवाल बयान वापस नहीं लेते तो मैं भी मुकदमा जारी रखने को तैयार हूँ। मैं केस वापस नहीं लूंगा। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट पड़ गई है। योगेंद्र यादव ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाया तो मनीष सिसोदिया ने जवाबी चिट्ठी लिखकर पार्टी का झगड़ा जग जाहिर कर दिया है। योगेंद्र यादव ने चिट्ठी में कहा है कि ये आम धारणा है कि आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह व्यक्तिवाद का शिकार हो रही है। ऐसा लगता है कि पार्टी में महत्वपूर्ण फैसले एक व्यक्ति की इच्छाओं के मुताबिक हो रहे हैं। जब वो अपने फैसले बदलते हैं तो पार्टी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। अरविंद भाई साधारण नेता नहीं है। इनके राष्ट्रीय संयोजक होने पर भी कोई दो राय नहीं है। न ही मेरे मन में इनके नेतृत्व को लेकर कोई संदेह है, लेकिन सवाल यह है कि एक नेता के भी अधिकार की सीमा होनी चाहिए। इसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पिछले 15 दिन से आपके और नवीन जयहिंद के बीच बहुत गंदा झगड़ा चल रहा है। दुख की बात है कि आप लोग ये झगड़ा पब्लिक और मीडिया के बीच कर रहे हैं। इससे पार्टी की लगातार बदनामी हो रही है।
इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आप नवीन जयंत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाना चाहते हैं। आपकी मर्जी के मुताबिक कार्रवाई न होने पर आप जबरन अरविंद केजरीवाल को इस लड़ाई में घसीट रहे हैं। तमाम विवादों के बीच आम आदमी पार्टी की 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शुरू हुई। पहले दिन की बैठक के बाद कहा गया कि इसमें किसी के इस्तीफे के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और प्रशांत भूषण ने कहा कि आज की बैठक में शाजिया इल्मी को मनाकर वापस लाने के लिए केजरीवाल ने प्रस्ताव रखा। शाजिया को मनाने का काम दिया गया है अंजलि दमानिया को, जिन्हें खुद कल मनाया गया था और उन्होंने इस्तीफा वापस लिया था। अभी कोई औपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं तैयार हुआ है, लेकिन आज चर्चा हुई है शाजिया इल्मी के बारे में मीटिंग में, और शाजिया इल्मी जी अगर हमारे साथ फिर से आके काम करेंगे तो अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन और होनी है। बताया गया है कि इस्तीफों पर विस्तृत चर्चा आने वाले 2 दिनों में होगी। अपने संगठन की बातें मीडिया से नहीं करता। इस्तीफा मैं अपने संगठन की बातें मीडिया से नहीं करता। सब ठीक है, पार्टी में सब ठीक है, मीडिया से नहीं करता। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। 4 विधायकों ने कहा नीतीश दलालों से घिरे हुए हैं। नीतीश और जेडीयू के बुरे दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। पहले लोकसभा चुनाव में करारी हार, फिर हार की जिम्मेदारी लेकर नीतीश का मुख्यमंत्री पद छोड़ना और अब पार्टी के विधायकों का नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल देना। विधायक पूनम देवी, राजू कुमार सिंह, रविंद्र राय और मदन सहनी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नीतीश दलालों के चंगुल में फंस गए हैं। चापलूस लोग हैं जो पार्टी को पूरी तरह से हैंग कर लिए, अपने कब्जे में ले लिए, और एक तरह से कहिए कि अब जनता दल यू पार्टी जो है वह भगोड़ा पार्टी बन करके रह गया है। जो लोग बाहर से भाग करके आते हैं और उनको यहाँ एमएलसी बना दिया जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनाने का घोषणा कर दिया जाता है और उनको मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया जाता है। तो कहावत एक है, आप सभी लोग जानते हैं कि अन्याय जितना करना, जो अन्याय अगर करता है जो व्यक्ति वो जितना दोषी होता है, उससे कई गुना ज्यादा जो अन्याय सहने वाला व्यक्ति जो होता है वो दोषी होता है। तो अब हम लोग भाई सर से ऊपर पानी बहने लगा है। आरजेडी के समर्थन के बाद बिहार सरकार तो सुरक्षित है, लेकिन विधायकों के बगावती सुर ने नीतीश को परेशानी में डाल दिया है। बिहार से आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने पार्टी अध्यक्ष लालू यादव पर हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि लालू के सलाहकार ठीक नहीं हैं। अकेला लीडरशिप लालू यादव जी और उसके बाद सभी आदमी सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप सिर्फ आमुतुम द्वितीय नास्ती, आपकार और परोपकार कुछ नहीं, तो निश्चित रूप से पार्टी कमजोर हो। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव ने आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और मधेपुरा सीट से जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को हराया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव और लालू यादव के रिश्ते बिगड़ते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। लालू की पत्नी और बेटी तक चुनाव हार गई थी। अब इन 4 सांसदों में से एक पप्पू यादव भी लालू से नाराज हो गए हैं। नई सरकार में खुशामद नहीं, काम बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को साफ शब्दों में यह बात समझा दी है। बीजेपी संसदीय दल की पहली ही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि सरकार में चाटुकारिता नहीं, काम को तरजीह दी जाएगी। मोदी ने नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी के सांसद वरिष्ठों के पैर छूने से बचें और अपनी जिम्मेदारी निभाने में मन लगाएं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सांसदों से आग्रह किया कि वो संसद की चर्चाओं में शामिल होने से पहले जानकारी के साथ आएं और अपना होमवर्क ठीक से करें। बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन को आज सर्वसम्मति के साथ लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। सुमित्रा महाजन देश की दूसरी ऐसी महिला हैं जो लोकसभा की अध्यक्ष बनाई गई हैं। स्पीकर के तौर पर सुमित्रा महाजन के नाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रस्तावित किया गया, जिसका बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने समर्थन किया। जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने सुमित्रा महाजन का नाम सदन में रखा, जिसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। महान भारत की 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आपके द्वारा मुझे सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किए जाने के लिए मैं आपके अत्यंत आभारी हूँ। सुमित्रा महाजन के लोकसभा अध्यक्ष बनने पर सभी दलों की तरफ से उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्लोक पढ़कर उनका स्वागत किया कि महाजन ये न गतः पंथा, महाजन जिस राह पर चलते हैं उस राह पर चलना अच्छा होता है, और यहाँ तो महाजन स्वयं विराजित है।
वहीं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका स्वागत शेर पढ़कर किया। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चाहे वो छोटे पार्टियां हो, बड़े पार्टियां हो, सभी को साथ आप लेके चलिए। पंजाब में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में आज दो गुटों के बीच झड़प हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 30वीं बरसी के मौके पर हुई इस झड़प में कई लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद अमृतसर के बाजार बंद रखे गए। ये हालात अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के सामने श्री अकाल तख्त साहिब के हैं, जहां दो गुटों के बीच तलवारें खिंच गई। स्वर्ण मंदिर में आज ऑपरेशन ब्लू स्टार के 30 साल पूरे होने पर एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में बोलने न देने पर एक गुट के लोग भड़क उठे और दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर तलवारें भांजी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर से चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई थी, जिसमें करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। साल 2009 में देहरादून में हुए रणबीर फर्जी एनकाउंटर मामले में दिल्ली की 30 शहरी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में उत्तराखंड के 17 पुलिसकर्मियों को हत्या और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का दोषी माना है, जबकि एक और अन्य पुलिसकर्मी को, जो कि उत्तराखंड पुलिस में ऑपरेटर था, उसे सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी माना है। जुलाई 2009 में रणबीर और उसके दोस्त देहरादून गए थे, जहां पर बाइक पर इन्हें पुलिस ने रोका और रणबीर का एनकाउंटर कर दिया और कहा था कि इनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद की गई थी, जिसके बाद मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई और फिर मामला सीबीआई के पास गया। रणबीर के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर मामले को उत्तराखंड से दिल्ली ट्रांसफर कराया और सीबीआई जांच में यह एनकाउंटर फेक पाया गया। इंदिरापुरम का रहने वाला रणबीर एमबीए का स्टूडेंट था और अपने दोस्तों के साथ देहरादून गया था, जहां पर उत्तराखंड पुलिस ने रणबीर का एनकाउंटर कर दिया था, जबकि जांच में यह एनकाउंटर फेक एनकाउंटर निकला। यूपी में महिलाओं के साथ गैंगरेप की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब यूपी के एटा में भी 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। गैंगरेप का आरोप गांव के 3 लोगों राजपाल, महिपाल और संजय पर लगा है। बताया जा रहा है कि एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में जब 2 नाबालिग बहनें गेहूं पिसवाने चक्की पर जा रही थी, तो वहां से लौटते वक्त तीनों लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और खेत में ले जाकर गैंगरेप किया। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनों की चीख पुकार सुनकर लोग वहां पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 सगी बहनों के साथ गलत कार्य हुआ है। दबिश देकर इसमें जो 3 नामजद अभियुक्त हैं, इनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में बढ़ते रेप के मामलों पर लगाम लगाने में नाकाम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुलिस अब रेप का केस दर्ज करने के बदले इसकी मांग करने वालों को ही जेल में ठूस रही है। हाथों में बीजेपी की झंडे लेकर मेरठ के एसएसपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे इन लोगों की मांग है कि 4 दिन पहले जिस लड़की की हत्या की गई थी, पुलिस जानबूझकर इस मामले को रेप के बाद हत्या का केस दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर इन्हें हिरासत में ले लिया। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस का कहना है कि केस हत्या का दर्ज किया गया है और जब तक रेप की मेडिकल पुष्टि नहीं हो जाती, केस दर्ज नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक स्कूली छात्रा के कान काट दिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के विरोध में आज अनंतनाग के लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। वारदात गुरुवार रात की है। पीड़ित छात्रा स्कूली छात्रों के साथ पिकनिक से वापस लौटकर स्कूल के बाहर घर वालों का इंतजार कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान गाड़ी में कुछ मनचले युवक आए और छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर युवकों ने छात्रा पर तेजधार हथियार से हमला बोल दिया। पर्यावरण का क्लियरेंस न मिल पाने की वजह से नोएडा में 25,000 लोगों के घर का पोजीशन अटक गया है। नोएडा की इन इमारतों में घर लेने वालों को फिलहाल पोजीशन नहीं मिल पाएगा। वजह ओखला में बने पक्षी विहार से जुड़ा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण का वो फैसला है, जिसके तहत पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी निर्माण को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। एनजीटी ने यह फैसला एक याचिका के बाद लिया था। ओखला पक्षी विहार जिस जमीन पर बना है, उस आसपास का कुछ इलाकों को सेंसिटिव जोन होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज किया जाता रहा और पक्षी विहार के आसपास निर्माण कार्य चलता रहा। एनजीटी के फैसले के बाद यूपी सरकार ने ओखला पक्षी विहार के आसपास के 100 मीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन बनाने का फैसला लिया है और इस फैसले को केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के पास भेज दिया है। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में शुक्रवार को तापमान बढ़कर
45 डिग्री के पार पहुंच गया, जो 5 साल में रिकॉर्ड है। उत्तर भारत में सूरज के कहर के आगे लोग बेबस हैं। दिल्ली में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। गुरुवार को तापमान 44.7 डिग्री था, जो 5 साल में रिकॉर्ड था, लेकिन शुक्रवार को पारा 45 को भी पार कर गया। मौसम विभाग के मुताबिक कल तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। 10 जून तक यूं ही गर्मी बरकरार रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। भले ही उत्तर भारत में गर्मी ने हाहाकार मचा रखा हो, लेकिन दक्षिण भारत के केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। आज मानसून की बारिश से केरल का मौसम सुहाना हो गया। कोची में मानसून की इस पहली बरसात से लोगों के चेहरे खिल गए। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून केरल के कोझिकोड, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, कडालूर और मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में मानसून केरल के बचे हिस्से, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी भारत में दस्तक दे देगा। गर्मी का प्रकोप झेल रहे उत्तर भारत में मानसून कब पहुंचेगा, इसके बारे में जानकारी मौसम विभाग 9 जून को दे सकता है। अब गुजरात के बाद महाराष्ट्र का भी प्रचार करते नजर आएंगे महानायक अमिताभ बच्चन। वो महाराष्ट्र की फल सब्जियां प्रमोट करेंगे। महानायक अमिताभ बच्चन महाराष्ट्र के फलों की तारीफ अब देश भर में करेंगे। महाराष्ट्र के बागबानी मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने उन्हें फलों और सब्जियों का प्रचार करने का प्रस्ताव दिया, जिसे अमिताभ बच्चन ने मान लिया। महाराष्ट्र में करीब 20 लाख हेक्टेयर में फल उगाए जाते हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। अमिताभ ने इस बारे में ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में बागबानी के प्रचार के लिए मंत्री के साथ मुलाकात हुई। अच्छे आम, अनार, चीकू, अंगूर, प्याज, टमाटर इत्यादि का प्रचार। महाराष्ट्र में अमिताभ को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एनसीपी की मंत्री की पहल को लेकर कांग्रेस के मंत्री नाराज दिख रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े चैनल जियो न्यूज का लाइसेंस 15 दिन के लिए रद्द हो गया है। पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान की रक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद ये कदम उठाया है। जियो न्यूज ने अपने संपादक हामिद मीर पर हुए जानलेवा हमले के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद सेना ने सरकार से शिकायत कर दी थी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने चैनल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। हालांकि जियो न्यूज इसके लिए माफी मांग चुका है। जियो न्यूज पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की हालत में 15 दिन बाद भी लाइसेंस बहाल नहीं किया जाएगा। क्या फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर किसी ने काला जादू किया है? विश्व कप शुरू होने से पहले एक तांत्रिक ने यह दावा किया है कि उनकी दी हुई चोट की वजह से रोनाल्डो विश्व कप फुटबॉल में नहीं खेल पाएंगे। फुटबॉल के बड़े हीरो पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाएं घुटने की जख्म से जूझ रहे हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना के तांत्रिक नाना क्वाकू बॉसमैन ने दावा किया है कि रोनाल्डो के ये जख्म उनके काले जादू की वजह से है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं, इस बात को लेकर करोड़ों रुपए का सट्टा लगा हुआ है। रोनाल्डो को फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। विश्व कप फुटबॉल 12 जून से ब्राजील में शुरू हो रहा है। पोर्तुगल का पहला मैच 16 जून को जर्मनी से खेला जाएगा। लेनोवो का वॉइस कॉलिंग टैबलेट आज से कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध है। अप्रैल में लॉन्च हुए इस टैबलेट का बाजार को बेसब्री से इंतजार था। लेनोवो के इस A715 टैब की खासियत इसमें सिम के साथ इसमें वॉइस कॉलिंग फीचर भी है। इसके साथ ही इसकी खासियत 7 इंच की स्क्रीन और 5 मेगापिक्सल फिक्स फोकस कैमरा है। कंपनी ने इसकी कीमत 15,499 रुपये रखी है। लेनोवो ने केवल वाईफाई वाला एक टैबलेट भी इस टैबलेट के साथ लॉन्च किया था, लेकिन भारतीय गजट में अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। रात 12 बजे फिर हाजिर होंगे दिन भर की तमाम 24 बड़ी खबरों के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर लेकर।